नमस्ते जी नमस्ते। क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया। यस सर बढ़िया। तो आज में अपन इनकम टैक्स की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैंने आप लोगों के लिए इनकम टैक्स को रिवाइज करने के लिए वीडियो डाले हैं और सारे चैप्टर वाइज वीडियो डाले हैं। तो आप सभी लोग इन वीडियोस को देखिएगा और ये सारे वीडियो आपको एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। ठीक है बेटा? यस सर। सबसे पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 1 होगा जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। यस सर। टॉपिक नंबर 1 है मीनिंग एंड नेचर ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किसे कहेंगे और इसका नेचर क्या है? तो इनकम टैक्स मीन्स टैक्स इम्पोज्ड ऑब्लिक लेविड ऑन इनकम ऑफ द पर्सन, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स बिकॉज इट्स इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस फॉल ऑन द सेम पर्सन। बाबू ये कह रहा है पर्सन की इनकम पर जो टैक्स लगता है उसका नाम है इनकम टैक्स। अगर कोई पर्सन इनकम कमाता है और उस इनकम पर गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है तो वो टैक्स बनेगा इनकम टैक्स। यानी पर्सन की इनकम पर लगता है इनकम टैक्स। पर्सन जो इनकम प्रोड्यूस करता है उस इनकम पर उसको देना पड़ता है इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स का नेचर डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स का नेचर डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स जिस पर्सन पर लगता है वही उसको बियर करता है। अगर मेरे पे लगा है तो मैं ही बियर करूंगा, मैं इसका बर्डन दूसरे के फेवर में शिफ्ट नहीं कर सकता। इसलिए इनकम टैक्स का नेचर डायरेक्ट टैक्स है। यस सर। तो मैंने क्या बोला? इनकम टैक्स पर्सन की इनकम पर लगता है। इन पर्सन की इनकम पर जो टैक्स लगता है वो इनकम टैक्स है। और इनकम टैक्स का जो नेचर है वो डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि जिस पर्सन पर लगता है वही पर्सन उसको बियर करता है, वह उसका बर्डन दूसरे के फेवर में शिफ्ट नहीं कर सकता। इसलिए इनकम टैक्स का नेचर डायरेक्ट टैक्स है। यस सर। ये टॉपिक नंबर 1 है जिसके अंदर मैंने बताया कि इनकम टैक्स किसे कहेंगे और इसका क्या नेचर है। अगला है बाबू प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटिंग टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के बारे में संविधान में क्या प्रोविजन है आप सभी लोग जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग लॉ तैयार किए जाते हैं। तो इनकम टैक्स के बारे में भारत का संविधान क्या बोलता है, इनकम टैक्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन क्या बोलता है। तो आइए जरा कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 7, कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 7 की एंट्री नंबर 82, कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 7 की एंट्री नंबर 82 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सभी इनकम पर टैक्स लगा सकती है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। मतलब संविधान की एंट्री नंबर 82, कॉन्स्टिट्यूशन की एंट्री नंबर 82 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सभी इनकम पर टैक्स लगा सकती है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। यस सर। आगे बढ़िए जरा। कॉन्स्टिट्यूशन की एंट्री नंबर 46 स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रही है कि स्टेट गवर्नमेंट केवल एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगा सकती है। कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की एंट्री नंबर 82 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी इनकम पर टैक्स लगा सकती है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की एंट्री नंबर 46 वो कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट केवल एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगा सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ सभी इनकम पर टैक्स लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाएगी स्टेट गवर्नमेंट। सभी इनकम पर टैक्स लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाएगी स्टेट गवर्नमेंट। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, इसको तो बोलते हैं सेंट्रल इनकम टैक्स, और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो इसको बोलते हैं स्टेट इनकम टैक्स। बाबू क्लियर है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ साफ लिख दिया भैया कि एंट्री नंबर 82, संविधान की एंट्री नंबर 82 ये कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सभी इनकम पर टैक्स लगा सकती है एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर, और स्टेट गवर्नमेंट केवल एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगा सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है वो सेंट्रल इनकम टैक्स है, और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो वो स्टेट इनकम टैक्स है। बाबू क्लियर है? यस सर क्लियर है। आप ये बताएं ज्यादा स्कोप किसका है? सेंट्रल इनकम टैक्स का ज्यादा स्कोप है, स्टेट इनकम टैक्स का ज्यादा स्कोप है? सर सेंट्रल इनकम टैक्स का ज्यादा स्कोप है, क्योंकि सेंट्रल इनकम टैक्स सभी इनकम पर लग सकता है एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर। सेंट्रल इनकम टैक्स सभी इनकम पर लग सकता है एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर, लेकिन स्टेट इनकम टैक्स केवल एग्रीकल्चर इनकम पर ही लग सकता है। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब आप ये भी पूछेंगे मेरे से सर सीए के अंदर, सीएस के अंदर, सीएमए के अंदर कौन सा वाला इनकम टैक्स है?
तो बाबू सी हो चाहे CS हो चाहे CM हो, सभी के अंदर आपको पढ़ना पड़ता है सेंट्रल इनकम टैक्स। किसी को भी स्टेट इनकम टैक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा हो, चाहे CS का कोर्स कर रहा हो, चाहे CMA कोर्स कर रहा हो, सभी प्रकार के कोर्सेज में सेंट्रल इनकम टैक्स से आपको पढ़ना पड़ता है, स्टेट इनकम टैक्स को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब बात करेंगे, टॉपिक नंबर 1 क्लियर हो गया, टॉपिक नंबर 2 क्लियर हो गया। अब टॉपिक नंबर 3 की बात करने जा रहे हैं। सेंट्रल इनकम टैक्स को समझना है तो आपको क्या क्या पढ़नी चाहिए, सेंट्रल इनकम टैक्स को जानना है, समझना है तो आपको किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए। तो जरा आइए, सेंट्रल इनकम टैक्स को समझना है तो आपको इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना पड़ेगा, आपको इनकम टैक्स रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको एनुअल फाइनेंस एक्ट पढ़ना पड़ेगा, आपको CBDT के सर्कुलर पढ़ने पड़ेंगे, और आपको कोर्ट के या ट्रिब्यूनल के जजमेंट पढ़ने पड़ेंगे। यानी कुल मिलाकर ये सारे के सारे सेंट्रल इनकम टैक्स को समझने के सोर्स हो गए। यानी सेंट्रल इनकम टैक्स को, यानी इनकम टैक्स की जानकारी चाहिए तो आपको इन सभी की जानकारी होनी चाहिए। किस किस की? इनकम टैक्स एक्ट की जानकारी होनी चाहिए, इनकम टैक्स रूल्स की जानकारी होनी चाहिए, एनुअल फाइनेंस एक्ट की जानकारी होनी चाहिए, सर्कुलर CBDT के उनकी जानकारी होनी चाहिए, और जो कोर्ट के जजमेंट आ रहे हैं उनकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कुल मिलाकर इनकम टैक्स को समझना है तो आपको इन सभी की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए ये सारे के सारे इनकम टैक्स को समझने के सोर्सेज हो गए, ये सारे के सारे इनकम टैक्स को समझने के क्या हो गए? सोर्सेज हो गए। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 और सेक्शन 1। आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी चीज को समझने का एक प्राइम सोर्स होगा। अगर आप किसी भी चीज को समझना चाहेंगे तो उसका एक प्राइम सोर्स पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इनकम टैक्स को समझने का प्राइम सोर्स है इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब जब तक आप एक्ट की जानकारी नहीं होगी आपको इनकम टैक्स समझ में नहीं आएगा। इसलिए इनकम टैक्स को समझना है तो आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जानकारी पूरी होनी चाहिए। एक्ट में जो भी प्रोविजंस हैं उन सब की जानकारी होगी तभी आपको इनकम टैक्स समझ में आएगा, अन्यथा आपको इनकम टैक्स समझ में नहीं आएगा। तो कह सकता हूं कि इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स को समझने का प्राइम सोर्स है। इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स को समझने का प्राइम सोर्स है, मुख्य सोर्स है। जब तक आपको इनकम टैक्स एक्ट की जानकारी नहीं होगी आपको इनकम टैक्स समझ में नहीं आएगा। इसलिए इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स को समझने का मुख्य सोर्स है, प्राइम सोर्स है। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो आइए जरा इसी को पढ़ते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 और पहला सेक्शन क्या बोल रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं किसी भी एक्ट का पहला सेक्शन उस एक्ट का इंट्रोडक्शन करता है। किसी भी एक्ट का पहला सेक्शन उस एक्ट का इंट्रोडक्शन कर रहा है। तो यहां पर भी पहला सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट का इंट्रोडक्शन कर रहा है। यहां पर भी पहला सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट का इंट्रोडक्शन कर रहा है। तो क्या इंट्रोडक्शन कर रहा है? आइए जरा, सबसे पहला टाइटल, दिस एक्ट में बी कॉल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961। Extend, this act extend to the whole of India, including the state of Jammu and Kashmir. Commencement, this act came into force with effect from 1st April 1962 और this act contain 298 सेक्शन है और 14 शेड्यूल है। यानी सेक्शन 1 इनकम टैक्स एक्ट का इंट्रोडक्शन दे रहा है। पहले में बोल रहा है कि मेरा नाम इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। दूसरे के अंदर बोल रहा है कि मैं पूरी इंडिया पर एप्लीकेबल हूं, जम्मू कश्मीर भी शामिल है। तीसरे के अंदर बोल रहा है मेरा इफेक्ट मैं कब से स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल 1962 से। तो याद रखना एक्ट 61 का है, एप्लीकेबल हुआ है 1 अप्रैल 1962 से। और लास्ट के अंदर बोल रहा है मेरे अंदर 298 सेक्शन है और 14 शेड्यूल है। एक बार रिवाइज कर दूं, इंट्रोडक्शन में 4 बातें बोल रहा है। मेरा नाम इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, मैं पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल हूं इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं 1 अप्रैल 1962 से स्टार्ट हुआ और मेरे अंदर 298 सेक्शन है और 14 शेड्यूल है। बाबू क्लियर है? यानी पहला सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट का इंट्रोडक्शन कर रहा है। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। और आखिरी में एक बात और लिख सकता हूं मैं कि भाई साहब इनकम टैक्स एक्ट इट इज प्राइम सोर्स, इट इज प्राइम सोर्स, इट इज प्राइम सोर्स, इट इज प्राइम सोर्स फॉर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को समझने का इनकम टैक्स एक्ट प्राइम सोर्स है। जब तक आपको इनकम टैक्स एक्ट की जानकारी नहीं होगी तब तक आपको इनकम टैक्स समझ में नहीं आएगा। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो ये पहला सोर्स हो गया
इनकम टैक्स एक्ट 1961, और इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स को समझने का प्राइम सोर्स है। यस सर। अब बी पढ़ने जा रहे हैं, इनकम टैक्स रूल्स 1962। चलिए अंदर, इनकम टैक्स, इसको टैक्स लगा दीजिए। इनकम टैक्स रूल्स आर फ्रेम्ड फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है सर, ये कह रहा है इनकम टैक्स एक्ट को चलाने के लिए रूल बनाए जाते हैं, एक्ट को चलाने के लिए, एक्ट को सपोर्ट देने के लिए रूल बनाए जाते हैं। तो कह सकता हूं इनकम टैक्स एक्ट को सपोर्ट देने के लिए इनकम टैक्स के रूल बनाए जाते हैं, एक्ट को चलाने के लिए, एक्ट की सहायता के लिए, एक्ट के मैनेजमेंट के लिए, एक्ट के सपोर्ट के लिए रूल बनाए जाते हैं। जैसे मैं कहूं आपको कि एक्ट बोल रहा है, मान लीजिए एक्ट का प्रोविजन है कि भाई पैन नंबर लेना आपके लिए जरूरी है, पैन नंबर लेना आपके लिए जरूरी है। अब पैन नंबर कैसे लिया जाएगा, कहां से लिया जाएगा, क्या प्रोसीजर होगा, वो सारी की सारी बातें आपको किस में मिलेगी, रूल के अंदर मिलेगी। तो मैंने बोला एक्ट को सपोर्ट देने के लिए, इनकम टैक्स एक्ट को सपोर्ट देने के लिए रूल बनाए जाते हैं। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो एक्ट को सपोर्ट देने के लिए रूल बनाए जाते हैं। आगे लिखा है सेक्शन 295 ऑफ द एक्ट एम्पावर्स द सीबीडीटी टू मेक रूल्स, और रूल बनाने का जिम्मा सीबीडीटी को दिया गया है। इनकम टैक्स रूल बनाने का जो जिम्मा है वो सीबीडीटी को दिया गया है। और लास्ट में लिखा है दीज रूल्स आर नोटिफाइड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, और इनकम टैक्स रूल्स नोटिफिकेशन के थ्रू आएंगे। इनकम टैक्स के जितने भी रूल्स हैं वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आएंगे। बाबू क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो मैंने तीनों बातें क्या बोली? पहली बात, इनकम टैक्स एक्ट को सपोर्ट देने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। पहली बात, इनकम टैक्स रूल बनाने का जिम्मा सीबीडीटी का है। और तीसरी बात बोली इनकम टैक्स रूल्स नोटिफिकेशन के थ्रू लाए जाते हैं। इनकम टैक्स रूल्स नोटिफिकेशन के थ्रू लाए जाते हैं। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अगला पॉइंट है, तो अपना दो सोर्स हो गए भाई साहब। पहला सोर्स तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, और दूसरा हो गया अपना इनकम टैक्स रूल्स 1962। अब थर्ड नंबर पढ़ने जा रहे हैं, एनुअल फाइनेंस एक्ट। अब ये क्या बोला है तो सुनिए, एक्ट में और रूल्स में, सर एक्ट कहाँ है? ये रहा बाबू एक्ट, ये देखो एक्ट, ये तो आपका एक्ट है और ये आपका रूल्स है। एक्ट में और रूल्स में अगर किसी प्रकार का चेंज करना है, बदलाव करना है, अमेंडमेंट करना है, एक्ट में और रूल्स में किसी प्रकार का अमेंडमेंट करना है तो कैसे करें? तो आइए इसके लिए, तो एक्ट में और रूल्स में चेंज के लिए, अमेंडमेंट के लिए लाया जाता है एनुअल फाइनेंस एक्ट। एक्ट में और रूल्स में किसी प्रकार का बदलाव करना है, चेंज करना है तो उसके लिए लाया जाता है एनुअल फाइनेंस एक्ट। यस सर। अब कैसे लाया जाता है? आइए, प्रेजेंटिंग द फाइनेंस बिल एवरी ईयर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स ए फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट विच कंटेन्स वेरियस अमेंडमेंट्स प्रपोज टू बी मेड इन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बाबू ये बोल रहे हैं एक्ट में और रूल्स में अगर किसी प्रकार का चेंज करना है तो जो चेंज करना है वो चेंज फाइनेंस बिल में प्रपोज कर दीजिए। एक्ट में और रूल्स में अगर किसी प्रकार का बदलाव करना है तो उस बदलाव का प्रपोजल फाइनेंस बिल के अंदर रख दीजिए। बिल का मतलब फाइनेंस बिल, बजट जब आता है अपना फरवरी के महीने में बजट आता है तो बजट के साथ अटैच होता है फाइनेंस बिल। बाबू क्लियर है? तो एक्ट में और रूल्स में अगर किसी प्रकार का चेंज करना है तो चेंज की बात फाइनेंस बिल के अंदर रख दीजिए, चेंज की बात फाइनेंस बिल के अंदर प्रपोज कर दीजिए। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आगे बढ़िए, अप्रूवल एंड असेंट ऑफ बिल as soon as the bill is passed by both the house of the parliament and thereafter receive the assent of the president of India, it becomes the finance act। ये बोल रहा है भाई साहब, जैसे ही फाइनेंस बिल लोकसभा में, राज्यसभा में और राष्ट्रपति की परमिशन मिल जाए, सहमति मिल जाए, सिग्नेचर हो जाए, जैसे ही फाइनेंस बिल लोकसभा में और राज्यसभा में और प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाए तो ये एनुअल फाइनेंस बिल बन जाएगा एनुअल फाइनेंस एक्ट। ये एनुअल फाइनेंस बिल बन जाएगा एनुअल फाइनेंस एक्ट। यस सर। अब आगे लिखा है इनकॉर्पोरेशन ऑफ द अमेंडमेंट्स। क्या? द अमेंडमेंट प्रपोज्ड देयर इन आर देन इनकॉर्पोरेटेड इन द इनकम टैक्स एक्ट एंड रूल्स विच आर एप्लीकेबल फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये कह रहा है एनुअल फाइनेंस एक्ट ने जो भी संशोधन करें, एनुअल फाइनेंस एक्ट ने जो भी अमेंडमेंट करें, वो सारे अमेंडमेंट एक्ट में और रूल्स में इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे। वो सारे अमेंडमेंट इनकम टैक्स एक्ट में और इनकम टैक्स रूल्स में उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिए जाएंगे। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो मैंने क्या बोला,
इनकम टैक्स एक्ट में और रूल्स में अगर किसी भी प्रकार का चेंज करना है तो चेंज को डाल दीजिए एनुअल फाइनेंस बिल के अंदर और बिल को पास करवा लीजिए, और जैसे ही बिल पास हो जाएगा तो बन जाएगा एनुअल फाइनेंस एक्ट। जैसे ही बिल पास हो जाएगा तो बन जाएगा एनुअल फाइनेंस एक्ट। और इस फाइनेंस एक्ट ने जो भी संशोधन करें, इस फाइनेंस एक्ट ने जो भी अमेंडमेंट करें, वो सारे के सारे अमेंडमेंट एक्ट में और रूल्स में इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। जो भी अमेंडमेंट करें वो सारे के सारे अमेंडमेंट एक्ट में और रूल्स में इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, अभी फरवरी का महीना गया था, फरवरी 2020 के अंदर फाइनेंस बिल रखा गया और वो पास भी हो गया है और राष्ट्रपति के साइन भी हो गए। तो बताइए फाइनेंस एक्ट हो गया 2020, एनुअल फाइनेंस एक्ट 2020। तो बताइए एनुअल फाइनेंस एक्ट 2020 के जो भी अमेंडमेंट है वो सब डालेंगे एक्ट में और रूल्स में, लेकिन अमेंडमेंट कब से इफेक्टिव होंगे? तो साफ लिखा है लास्ट के अंदर आपने कि भाई साहब विच आर एप्लीकेबल फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो बताइए फाइनेंस एक्ट 2020 ने जो भी अमेंडमेंट करें दे शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। दे शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो ये 3 सोर्स हो गए। पहला सोर्स हो गया इनकम टैक्स एक्ट 1961, दूसरा हो गया आपका इनकम टैक्स रूल्स 1962, तीसरा हो गया आपका सोर्स एनुअल फाइनेंस एक्ट। अब चौथे नंबर की तरफ आइए, सर्कुलर और ऑब्लिक क्लैरिफिकेशन इश्यूड बाय सीबीडीटी। क्या लिखा है? सर्कुलर ऑब्लिक क्लैरिफिकेशन आर इश्यूड फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स इन एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड रूल्स। बाबू ये बोल रहा है एक्ट में और रूल्स में अगर किसी प्रकार का डाउट्स खड़ा हो गया, डाउट का मतलब है डिपार्टमेंट कुछ अलग समझ रहा है और एसएससी कुछ अलग समझ रहा है। एक्ट के प्रोविजंस में और रूल्स के प्रोविजंस में अगर किसी प्रकार का डाउट है, डाउट खड़ा हो गया, कंफ्यूजन है, डाउट है, तो उन डाउट को कौन दूर करेगा? उसके लिए आइए। तो मैंने बोला एक्ट में और रूल्स में अगर किसी प्रकार का डाउट्स है तो डाउट्स का रिमूवल किया जाएगा बाय वे ऑफ क्लैरिफिकेशन और बाय वे ऑफ सर्कुलर। यानी एक्ट में रूल्स में अगर किसी प्रकार का डाउट्स है तो डाउट के लिए लाया जाता है सर्कुलर या क्लैरिफिकेशन, डाउट के लिए लाया जाता है सर्कुलर या क्लैरिफिकेशन। आइए, और सेक्शन 119 ऑफ द एक्ट एम्पावर द सीबीडीटी टू इशू सर्कुलर और क्लैरिफिकेशन। और डाउट के लिए आएगा सर्कुलर, और सर्कुलर इशू करने का काम है सीबीडीटी का। सर्कुलर इशू करने का काम किसका है? सीबीडीटी का है। यस सर, आगे बढ़िए। इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आर बाउंड बाय दिस सर्कुलर बट दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन एसएससी, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल और क्या लिखा बाबू? और लिखा है और द कोर्ट हाउएवर एसएससी कैन क्लेम बेनिफिट अंडर सच सर्कुलर। ये लिख रहा है बाबू, मैं फिर बोल दूं, एक्ट में और रूल्स में अगर किसी प्रकार का डाउट है तो डाउट को कौन दूर करेगा? डाउट को दूर करेगा सीबीडीटी, और सीबीडीटी इसके लिए क्या इशू करेगा? सर्कुलर। और सीबीडीटी का जो सर्कुलर है वो डिपार्टमेंट को बाइंड करेगा, सीबीडीटी का जो सर्कुलर है वो डिपार्टमेंट को बाउंड करेगा, उसको तो मानना ही पड़ेगा। और बाकी जो भी बचे हैं, एसएससी है या कोर्ट है, वो मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन एसएससी के लिए अगर वो सर्कुलर बेनिफिशियल है तो एसएससी उसका बेनिफिट ले सकता है। तो मैंने बोला डिपार्टमेंट का जो सीबीडीटी का जो सर्कुलर है वो डिपार्टमेंट को बाइंड करेगा, लेकिन बाकी के लिए कोर्ट के लिए है, एसएससी के लिए, उनको बाइंड नहीं करेगा। लेकिन अगर वो सर्कुलर एसएससी के लिए बेनिफिशियल है तो एसएससी उस सर्कुलर का बेनिफिट ले सकता है। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो पहला हो गया इनकम टैक्स एक्ट, दूसरा हो गया इनकम टैक्स रूल्स, तीसरा हो गया एनुअल फाइनेंस एक्ट, और चौथा हो गया सीबीडीटी के सर्कुलर। ठीक सर। अब आइए जरा, अब अगला है जुडिशियल डिसीजन और कोर्ट डिसीजन। क्या लिखा है? एनी इश्यूज डिस्प्यूट इन एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट रूल्स और नोटिफिकेशन दे शैल बी रेफर टू द कोर्ट सारी कोर्ट आ गई, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सीआईटी अपील, सारी कोर्ट में जा सकते हैं। आगे लिखा डिसीजन गिवन बाय द आईटीएटी कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑन एसएससी फॉलिंग अंडर इट्स ज्यूरिडिक्शन। बाबू ये कह रहा है एक्ट में और रूल्स में अगर किसी प्रकार का डाउट है तो डाउट को दूर करेगा सीबीडीटी, लेकिन एक्ट में रूल्स में डाउट नहीं है, डिस्प्यूट खड़ा हो गया, एक्ट में और रूल्स में किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो गया है तो डिस्प्यूट जाएंगे कोर्ट में, और कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा वो जजमेंट डिपार्टमेंट भी फॉलो करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी मानेगा और एसएससी भी मानेगा। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो अब बताइए इनकम टैक्स को समझने के मेन कितने सोर्स है? 5 सोर्स हैं। पहला सोर्स है इनकम टैक्स एक्ट 1961, दूसरा सोर्स है इनकम टैक्स रूल्स 1962, तीसरा सोर्स है एनुअल फाइनेंस एक्ट, चौथा है सीबीडीटी के सर्कुलर, और पांचवा है कोर्ट के जजमेंट। लेकिन मैं कह सकता हूं
इनकम टैक्स को समझने का प्राइम सोर्स है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स को समझने का प्राइम सोर्स है इनकम टैक्स एक्ट 1961। और नंबर टू इनकम टैक्स रूल्स वो सप्लीमेंट्री सोर्स है। एनुअल फाइनेंस एक्ट वो भी सप्लीमेंट्री सोर्स है। आपका सीबीडीटी के सर्कुलर वो भी सप्लीमेंट्री सोर्स है। और कोर्ट के जजमेंट वो भी सप्लीमेंट्री सोर्स है। यानी इनकम टैक्स को समझने के 5 सोर्स है, लेकिन पहला जो है वो आपका मेन सोर्स है और बाकी जो 4 है वो सारे के सारे सप्लीमेंट्री सोर्स है। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। बाबू अगर इनकम टैक्स को जानना है तो इनकम टैक्स एक्ट की जानकारी आनी चाहिए, होनी चाहिए, तभी आपको इनकम टैक्स समझ में आएगा, अदरवाइज इनकम टैक्स समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स को समझने का प्राइम सोर्स है। बाबू क्लियर है? और ये सारे के सारे बाकी सप्लीमेंट्री सोर्स है। यस सर। आगे बढ़ेंगे तो टॉपिक नंबर 3 खत्म हो गए। एक बार हल्का सा रिवीजन कर लें। पहला टॉपिक बताया इनकम टैक्स क्या होता है, इसका नेचर क्या है। दूसरे के अंदर मैंने बात करी इनकम टैक्स के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रावधान है, क्या प्रोविजन है, वो आपको मैंने बता दिया। और इनकम टैक्स को समझने के बहुत सारे सोर्स हैं, 5 सोर्स है, लेकिन मेन सोर्स है इनकम टैक्स एक्ट 1961। यस सर। उसके बाद में इन सब की हमारी बातें हो गई है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट और सेक्शन के आंसर है 2। बाबू सभी एक्ट में कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, कोई सा भी एक्ट हो, कंपनी लॉ हो, इनकम टैक्स लॉ है, जीएसटी, कोई सा भी लॉ, सभी लॉ में कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। जब तक टेक्निकल वर्ड्स का मतलब समझ में नहीं आएगा वो एक्ट समझ में नहीं आएगा। जब तक टेक्निकल वर्ड्स को डिफाइन नहीं करेंगे तब तक एक्ट के प्रोविजन आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए एक्ट को समझने से पहले उस एक्ट के अंदर जो टेक्निकल वर्ड्स है उनको समझना चाहिए। बाबू क्लियर है? ऐसे ही इनकम टैक्स एक्ट में भी कुछ टेक्निकल वर्ड्स है, अब उनको अपन समझने जा रहे हैं। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो पहली डेफिनेशन है पर्सन। ठीक सर। पर्सन में किस किस को शामिल करेंगे? इनकम टैक्स के अंदर पर्सन में किस किस को शामिल करेंगे? इंडिविजुअल आएगा, एचयूएफ आएगा, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी आएगा, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी, चाहे इंडियन कंपनी चाहे फॉरेन कंपनी, लोकल अथॉरिटी, लोकल बॉडी, लोकल गवर्नमेंट, और एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन नॉट फॉलिंग इन अबव जो ऊपर नहीं आ रहे। मतलब इनकम टैक्स में पर्सन का मतलब 7 से होगा। इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, लोकल अथॉरिटी, कंपनी और अदर आर्टिफिशियल पर्सन। जब भी इनकम टैक्स के अंदर पर्सन बोला जाएगा तो उससे मतलब 7 से होगा। इंडिविजुअल आप जानते हैं जितने भी इंसान है वो सब इंडिविजुअल है। जितने भी नेचुरल पर्सन है, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे माइनर हो, चाहे कोई भी हो, जितने भी इंसान है वो सारे के सारे क्या है? इंडिविजुअल है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो अपने आप में हिंदू फैमिली होगी। पार्टनरशिप फर्म, अगला है एओपी। फर्म के अंदर और एओपी के अंदर हल्का सा डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए राम श्याम मिलके कोई काम कर रहे हैं, और दोनों के बीच में कोई पार्टनरशिप डीड बना हुआ है। राम श्याम मिलके कोई काम कर रहे हैं और दोनों के बीच में अगर पार्टनरशिप डीड बना हुआ है तब तो इस रिलेशन को बोलेंगे फर्म। और राम श्याम मिलके कोई काम कर रहे हैं और दोनों के बीच में किसी प्रकार का पार्टनरशिप नहीं है तो उसको बोलते हैं एसोसिएशन पर्सन, एओपी। तो मैं कह सकता हूं अगर पार्टनरशिप डीड बना हुआ है तब तो बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म, और पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो उसी का नाम होगा एसोसिएशन पर्सन। बाबू क्लियर है? और आपको सबको मालूम है फर्म जो है वो लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए होती है, वहीं पार्टनरशिप डीड तैयार किया जाता है, और एओपी जो है वो शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए होती है और वहां पर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होता। तो कहने का मतलब जहां पार्टनरशिप डीड है वहां बनेगी फर्म, और जहां पार्टनरशिप डीड नहीं है वहां बनेगी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ, फर्म, एओपी, और कंपनी का मतलब कंपनी है, चाहे इंडियन कंपनी हो चाहे फॉरेन कंपनी हो। लोकल अथॉरिटी, लोकल बॉडी, लोकल गवर्नमेंट एक ही चीज़ है। सर ये लोकल अथॉरिटी क्या होती है? आइए जरा बताते हैं आपको। ये देखिए 3 नाम इसके, लोकल बॉडी बोले, लोकल अथॉरिटी या लोकल गवर्नमेंट। बाबू सबसे पहले तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब डिस्ट्रिक्ट में भी 2 होते हैं, एक होता है डिस्ट्रिक्ट में 2 होते हैं, एक अर्बन होता है और एक होता है रूरल। अर्बन और रूरल, अर्बन के अंदर जो होती है और रूरल में जो होती है, अर्बन के अंदर होती है भाई साहब एक तो होती है म्यूनिसिपैलिटी,
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और एक होता है नगर निगम। जयपुर में क्या है बाबू, नगर निगम ही है। तो डिस्ट्रिक्ट अर्बन में होती है म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और नगर निगम। रूरल में होती है ये तीन बॉडी, तो भाई साहब आपकी अर्बन की हो गई, और रूरल में भी तीन होती है। सर कौन कौन सी? डिस्ट्रिक्ट रूरल में तीन बॉडी होती है, अर्बन की तीन बॉडी और रूरल की भी तीन बॉडी है। सर कौन कौन सी? एक तो भाई साहब जिसका नाम है ग्राम पंचायत, एक आपका पंचायत समिति, एक आपका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जिला परिषद। तो मैंने क्या बोला? लोकल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, लोकल बॉडी, सेम चीज़ होती है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में तीन है, अर्बन में तीन बॉडी है, रूरल में तीन बॉडी है, और इन तीनों को 3, 6 इन सबको बोलते हैं लोकल बॉडी या लोकल अथॉरिटी या बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। बाबू क्लियर है? तो अर्बन में तीन बॉडी होती है, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और नगर निगम। तो रूरल में भी तीन बॉडी होती है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। 3, 3, 6 इन सबको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट या लोकल बॉडी या लोकल अथॉरिटी। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आइए आगे आइए बाबू, आगे आइए। तो पर्सन में कौन कौन आ गया? इंडिविजुअल आ गया, एचयूब आ गया, फर्म आ गया, एओपी आ गया, कंपनी आ गया, लोकल अथॉरिटी आ गया, और लास्ट में लॉ मेकर बोलता भाई साहब कितने को गिने हम, कितने लोगों को गिने। इसलिए कहा और भी कोई पर्सन जो 6 कैटेगरी में नहीं आ रहा वो सब 7वीं कैटेगरी में आ जाएंगे। तो बताओ 7वीं कैटेगरी में आपके ट्रस्ट आ गए, पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, आपकी कोई स्कूल आ गए, कॉलेज आ गए, आपके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब इसके अंदर शामिल हो गए। तो जो पर्सन 6 कैटेगरी में फॉल नहीं करते वो सारे के सारे 7वीं कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाएंगे। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। नोट नंबर 1 एक्सप्लेनेशन दे रखा है, मतलब ये डाउट था उसको क्लैरिफाई कर रहा है। एक्सप्लेनेशन मतलब क्लैरिफिकेशन। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एओपी, बीवाई और लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये रहा, शेल बी डीम टू बी पर्सन, ये सब पर्सन माने जाएंगे वेदर और नॉट दे आर फॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइविंग प्रॉफिट और गेन। बाबू कह रहा है एओपी, लोकल अथॉरिटी, ये रहा बाबू, ये रही एओपी, लोकल अथॉरिटी और एजीपी, ये तीनों जो है वो ऑलवेज पर्सन माने जाएंगे, चाहे इनका प्रॉफिट कमाने का पर्पज हो और चाहे नहीं हो। ये तीनों के तीनों ऑलवेज पर्सन माने जाएंगे, चाहे इनका प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्ट हो और चाहे नहीं हो। अगर प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्ट है तब भी पर्सन माने जाएंगे, और प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्ट नहीं है तब भी ये सारे के सारे पर्सन माने जाएंगे। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। और लास्ट नोट नंबर एक्सप्लेनेशन 2 भी है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को पर्सन नहीं माना गया है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट को क्या माना गया? पर्सन माना गया। यानी ये एक्सप्लेनेशन बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे पर्सन नहीं माना जाएगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को पर्सन माना जाएगा। बाबू क्लियर है? तो पहली डेफिनेशन एकदम क्लियर है। इनकम टैक्स एक्ट में कुछ टेक्निकल वर्ड्स है, जब तक उनको समझेंगे नहीं एक्ट समझ में नहीं आएगा। और पहली डेफिनेशन है पर्सन की, और पर्सन में कितने पर्सन है? 7। इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, कंपनी, लोकल बॉडी और अदर आर्टिफिशियल पर्सन। इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, कंपनी, लोकल बॉडी और अदर आर्टिफिशियल पर्सन। बाबू क्लियर है? और जो पर्सन 6 कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे वो सारे के सारे पर्सन 7वीं कैटेगरी में फॉल करेंगे। और पहला नोट याद रखना, क्या याद रखोगे? एओपी, लोकल बॉडी और एजेपी। एओपी, लोकल बॉडी और एजेपी, ये तीन जो है वो ऑलवेज पर्सन माने जाएंगे, चाहे इनका प्रॉफिट कमाने का पर्पज है या चाहे नहीं है। बाबू क्लियर है? और सेंट्रल गवर्नमेंट को पर्सन की डेफिनेशन में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को पर्सन की डेफिनेशन में शामिल करेंगे। यस सर। अब आगे बढ़ेंगे। अब पर्सन की बात पढ़ने जा रहे हैं अपन। पहली डेफिनेशन पर्सन की है, अब सेकंड डेफिनेशन है अससी। बाबू अससी कौन होगा? अससी कौन होगा जरा पढ़िए। अससी मीन्स पर्सन, और पर्सन कितने होते हैं बाबू? 7। अससी मीन्स पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी, चाहे पेनल्टी हो चाहे इंटरेस्ट हो, इज पेबल अंडर दिस एक्ट एंड इंक्लूड द फॉलोइंग। ये कह रहा है जिस पर्सन पर टैक्स या अदर सम की लाइबिलिटी बनती है, जिस पर्सन पर टैक्स या अदर सम की लाइबिलिटी बनती है अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961,
यानी जिस पर्सन पर टैक्स की लाइबिलिटी बनती है, इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आती है, पेनल्टी की लाइबिलिटी आती है अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो वो पर्सन बन जाएगा असेसी। यानी जिस पर्सन पर टैक्स लाइबिलिटी आएगी वही बनेगा असेसी, और जिस पर्सन पर टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगी वो असेसी नहीं बनेगा। सर आप पूछेंगे टैक्स लाइबिलिटी कब आएगी, मैं हिंट के रूप में बता दूं। जैसे मान लीजिए आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए ज़्यादा है, आपकी इनकम अगर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आप पर इनकम टैक्स की लाइबिलिटी आ रही है, तो आप क्या बन जाएंगे असेसी। यानी जिस पर्सन पर टैक्स लाइबिलिटी आएगी वही पर्सन बनेगा असेसी, और जिस पर्सन पर टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगी वो असेसी कभी नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए राम की इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो राम पर्सन भी है और असेसी बन जाएगा, लेकिन एक रिक्शे वाला है उसकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो वो पर्सन तो है लेकिन वो असेसी नहीं बन पाएगा। तो कह सकता हूं जिस पर्सन पर टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, जिस पर्सन पर टैक्स लाइबिलिटी आएगी वही पर्सन बनेगा असेसी, और जिस पर्सन पर टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगी वो कभी भी असेसी नहीं होगा। तो कह सकता हूं सभी असेसी तो पर्सन होंगे, सभी असेसी तो पर्सन होंगे, लेकिन सभी पर्सन असेसी हो यह कोई जरूरी नहीं है। सभी असेसी तो पर्सन होंगे लेकिन सभी पर्सन असेसी हो यह कोई जरूरी नहीं है। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो मैंने बोला असेसी मीन्स पर्सन बाय होम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी, चाहे पेनल्टी हो चाहे इंटरेस्ट हो, इस पेबल है अंडर दिस एक्ट, उसको बोलेंगे असेसी। यानी जिस पर्सन पर टैक्स की लाइबिलिटी, इंटरेस्ट की लाइबिलिटी, पेनल्टी की लाइबिलिटी आ रही है अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो वो पर्सन बन जाएंगे असेसी। यानी सीधी लैंग्वेज में जिस पर्सन पर टैक्स की लाइबिलिटी आ रही है, इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आ रही है, पेनल्टी की लाइबिलिटी आ रही है, वो सारे के सारे पर्सन बन जाएंगे असेसी। क्या बन जाएंगे? असेसी। यस सर। आगे बढ़िए। अब आगे बोल रहा है भाई साहब, यहां तक तो आपको समझ में आ गया, ये सब असेसी बनेगा। यानी जिस पर्सन पर लाइबिलिटी आ रही है वो सारे के सारे क्या बनेंगे? असेसी बनेंगे। एंड इंक्लूड फॉलोइंग, अब कह रहे हैं भाई साहब इनको भी असेसी में शामिल करेंगे, इनको भी असेसी में शामिल करेंगे। यानी जिस पर्सन पर टैक्स लाइबिलिटी आ रही है वो तो असेसी है ही, और इनको भी असेसी में शामिल करेंगे। किस किस को? आइए। एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ whom any proceeding under this act has been taken for the assessment of his income or loss। ये कह रहा है अगर किसी पर्सन पर इनकम टैक्स एक्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, अगर किसी भी पर्सन पर इनकम टैक्स एक्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई तो वो पर्सन भी असेसी माना जाएगा। यस सर। दूसरा, एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल द इनकम और लॉस ऑफ एनी अदर पर्सन। अगर मैं मेरी इनकम पर तो टैक्स दूंगा ही, अगर मैं दूसरों की इनकम भी मेरे हैंड में क्लब हो रही है, दूसरे की इनकम भी मेरे हैंड में जुड़ रही है, तो मेरी इनकम पर भी टैक्स दूंगा और दूसरे की इनकम पर भी मैं टैक्स दूंगा, और दूसरे की इनकम पर अगर मैं टैक्स देता हूं तो वहां पर भी मैं असेसी की कैटेगरी में शामिल किया माना जाऊंगा। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो पहला पॉइंट बोला, अगर किसी पर्सन पर इनकम टैक्स लॉ में प्रोसीडिंग चालू हो गई है, अगर किसी भी पर्सन पर इनकम टैक्स लॉ में प्रोसीडिंग चालू हो गई वो पर्सन भी असेसी माना जाएगा। दूसरा, अगर किसी पर्सन को दूसरे की इनकम पर टैक्स देना है, जैसे मैं आगे बताऊंगा, माइनर की इनकम पर टैक्स देते पेरेंट्स, माइनर जो कमाता है उसकी इनकम पर टैक्स कौन देते? पेरेंट। तो पेरेंट भी यहां पर क्या माने जाएंगे? असेसी। क्लियर? हाँ सर क्लियर। तो पहला पॉइंट बोला, अगर किसी पर्सन पर इनकम टैक्स लॉ में प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है तो वो भी यहां बनेगा असेसी। अगर किसी पर्सन के लिए दूसरों की इनकम शामिल की जाती है, अगर किसी पर्सन में दूसरे की इनकम शामिल की जाती है तो वहां पर भी वो पर्सन क्या बनेगा? असेसी बनेगा। और थर्ड नंबर पढ़िए, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी असेसी अंडर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अगर किसी भी पर्सन को एक्ट ने बना दिया असेसी तो वो भी असेसी माना जाएगा। अगर किसी पर्सन को एक्ट के प्रोविजन से असेसी बना दिया तो वो भी यहां पर असेसी माना जाएगा। और लास्ट में लिखा है एवरी पर्सन who is deemed to be assessee in default under any provisions of this act, such assessee is called assessee in default। अगर किसी पर्सन ने इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस का वायलेशन करता है, अगर कोई पर्सन इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को तोड़ता है तो तोड़ने पर वो पर्सन असेसी माना जाएगा। तोड़ने पर वो पर्सन असेसी माना जाएगा। मान लीजिए आपने इनकम टैक्स लॉ के प्रोविजंस को वायलेट कर दिया और आप पर इंटरेस्ट पेनल्टी लगा दी, तो उस इंटरेस्ट पेनल्टी के लिए आप असेसी माने जाएंगे। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो मैंने क्या बोला, वापस सुनिए। तो मैंने बोला दो डेफिनेशन। पहली बताया पर्सन, तो पर्सन के अंदर कितने पर्सन आएंगे? 7। इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, कंपनी, लोकल बॉडी और अदर आर्टिफिशियल पर्सन। यस सर।
और दो नोट याद रखना। क्या नोट सर? एओपी, लोकल बॉडी और एजेपी। एओपी, लोकल बॉडी और एजेपी, इनको हमेशा पर्सन मानेंगे, चाहे इनका प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्ट है या नहीं है। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। और अगला बोला मैंने, सेंट्रल गवर्नमेंट को पर्सन की कैटेगरी में शामिल नहीं होंगे। जब सेंट्रल गवर्नमेंट पर्सन ही नहीं बनेगी तो एसएससी बन नहीं पाएगी। पर्सन होगा तो ही एसएससी बन पाएगा, और पर्सन नहीं है तो एसएससी नहीं बन पाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पर्सन की डेफिनेशन में शामिल नहीं करेंगे तो आगे जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट एसएससी नहीं बन पाएगी। बाबू क्लियर है? लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को पर्सन की डेफिनेशन में शामिल करेंगे। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को पर्सन नहीं मानेंगे तो एसएससी नहीं बन पाएगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को पर्सन मानेंगे तो आगे जाके वो एसएससी बन जाएगी। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। और एसएससी कौन होगा? तो मैंने बोला जिस पर्सन पर टैक्स लायबिलिटी आती है, जिस पर्सन पर टैक्स की, इंटरेस्ट की, पेनल्टी की लायबिलिटी आ रही है अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, वो सारे के सारे पर्सन एसएससी माने जाएंगे। और एसएससी के अंदर इन चार को भी शामिल कर दिया। किन चार को सर? पहला, अगर किसी पर्सन पर इनकम टैक्स लॉ में प्रोसीडिंग चालू हो गया, कोई इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया, कोई सर्च चालू हो गया, कुछ भी चालू हो गया, अगर किसी पर्सन पर इनकम टैक्स लॉ में प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है तो वो पर्सन एसएससी माना जाएगा। और दूसरा बोला, अगर किसी पर्सन की इनकम में दूसरे की इनकम भी शामिल हो रही है, अगर किसी पर्सन की इनकम में दूसरे की इनकम भी शामिल हो रही है, दूसरे की इनकम भी क्लब हो रही है, तो वो पर्सन भी एसएससी माना जाएगा। और आगे बोला मैंने, अगर इनकम टैक्स लॉ ने आपको एसएससी बना दिया, अगर इनकम टैक्स लॉ के किसी प्रोविजन ने आपको एसएससी बना दिया, तब भी आप एसएससी माने जाएंगे। अगर इनकम टैक्स लॉ के किसी प्रोविजन से अगर आपको एसएससी बना दिया तो उस केस में भी आप एसएससी माने जाएंगे। और लास्ट में लिखा, अगर किसी पर्सन ने इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को तोड़ता है, अगर कोई पर्सन इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को तोड़ता है तो वो पर्सन भी यहां पर एसएससी माना जाएगा, वो पर्सन भी यहां पर एसएससी माना जाएगा। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आज का ये दो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब तक अपन ने जो पढ़ा है एक बार उसको रिवाइज कर लें। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा उसको 2 मिनट में अपन रिवाइज कर लेते हैं, फिर अगला टॉपिक कल की अगली क्लास से स्टार्ट कर पाएंगे। यस सर, पहला टॉपिक था इनकम टैक्स किसे कहेंगे और इसका नेचर क्या है। तो पर्सन की इनकम पर जो टैक्स लगता है, पर्सन की इनकम पर जो टैक्स लगता है वो होगा इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स का नेचर डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स का नेचर डायरेक्ट टैक्स है। ठीक सर। अब इनकम टैक्स के बारे में भारत का संविधान क्या बोलता है, तो मैंने बोला संविधान की एंट्री नंबर 82, कॉन्स्टिट्यूशन की एंट्री नंबर 82 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है। कॉन्स्टिट्यूशन की एंट्री नंबर 82 कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सभी इनकम पर टैक्स लगा सकती है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। सेंट्रल गवर्नमेंट सभी इनकम पर टैक्स लगा सकती है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की एंट्री नंबर 46, कॉन्स्टिट्यूशन की एंट्री नंबर 46 स्टेट गवर्नमेंट को पावर देती है कि स्टेट गवर्नमेंट केवल एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगा सकती है। स्टेट गवर्नमेंट केवल एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगा सकती है, यानी सभी इनकम पर टैक्स लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट और एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाएगी स्टेट गवर्नमेंट। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। उसके बाद में स्टेट इनकम टैक्स से कोई मतलब नहीं है आपको पढ़ना ही सेंट्रल इनकम टैक्स है। और मैंने क्या बोला तो जरा इधर देखिए, सेंट्रल इनकम टैक्स को समझना है तो आपको इन सब की जानकारी होनी चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट की जानकारी होनी चाहिए, यस सर। इनकम टैक्स रूल्स की जानकारी होनी चाहिए, यस सर। एनुअल फाइनेंस एक्ट की जानकारी होनी चाहिए, यस सर। सीबीडीटी सर्कुलर की जानकारी होनी चाहिए, यस सर। और कोर्ट की जजमेंट की जानकारी होनी चाहिए, यस सर। आपको इन 5 की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको इनकम टैक्स को समझना है तो इन 5 की आपको जानकारी होनी चाहिए। इसका मतलब ये 5 के 5 इनकम टैक्स को समझने के सोर्स हो गए। लेकिन मेन सोर्स है इनकम टैक्स एक्ट 1961, और ये 4 जो है वो इनकम टैक्स को समझने के सप्लीमेंट्री सोर्स हैं, सप्लीमेंट्री सोर्स। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। उसके बाद में सेक्शन 2 में आती है डेफिनेशन। अगर इनकम टैक्स एक्ट को समझना है तो कुछ टेक्निकल वर्ड्स को समझना पड़ेगा। तो पहला वर्ड है पर्सन। पर्सन में किस किस को शामिल करेंगे, तो इंडिविजुअल आएगा, एचयूएफ आएगा, फर्म, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, कंपनी, लोकल बॉडी और अदर आर्टिफिशियल पर्सन। इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, लोकल बॉडी, कंपनी और अदर आर्टिफिशियल पर्सन। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ये पर्सन में आएंगे। और एओपी और लोकल बॉडी और एजेपी ऑलवेज पर्सन माने जाएंगे, चाहे प्रॉफिट कमाए चाहे नहीं कमाए। और लास्ट में बोला मैंने सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलवेज पर्सन मानी जाएगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को पर्सन की डेफिनेशन में शामिल नहीं करेंगे। और अभी बोला एसएससी किसे कहेंगे, तो सीधी बात है जिस पर्सन पर इंटरेस्ट की,
पेनल्टी की, टैक्स की लाइबिलिटी आती है। जिस पर्सन पर इंटरेस्ट की, पेनल्टी की या टैक्स की लाइबिलिटी आती है अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो वो पर्सन बनेगा असेसी, वो पर्सन बनेगा असेसी। और वो तो असेसी है ही, और इन चारों को भी असेसी में शामिल किया गया है, इन चारों पर्सन को भी असेसी की डेफिनेशन में शामिल किया गया है। उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आपको यहां तक के बात समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास अपन यहीं रोकेंगे, और आप लोग बताइए, मैंने इनकम टैक्स का ये पहला वीडियो आपके लिए रख दिया है, और आपको अच्छा लगे तो आप अपने इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और अपने जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं या जो भी पढ़ रहे हैं उन सबको बताएं। ठीक है बाबू? यस सर। और आगे सारी वीडियो आते रहेंगे और आप देखते रहिएगा उसको। ठीक है बेटा? थैंक यू वेरी मच।